हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट वंश देखते हैं जो कि तोमर वंश है। और ये जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट क्या बोलते हैं 2x पे करके, क्योंकि मेरी वीडियोस वैसे भी छोटी होती हैं तो आप 2x पे करके एक बार वीडियो को फुल देख लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि इसमें कंटेंट क्या है। आई नो मेरे पास इतनी क्वालिटी नहीं है जो कि अदर यूट्यूब चैनल्स वगैरह देते हैं। यार मैं खुद ही एज अ स्टूडेंट, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं मैं उसका बेहतर से बेहतर यूज़ करके आप लोगों को बस एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ जिससे कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। मेरा मेन मोटो यही है कि हाँ, जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं एटलीस्ट उनकी लाइफ में मैं कुछ चेंज ला सकूं। 1 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, शायद 10 नंबर अच्छा हो जाए। तो मैं बस एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है और आप लास्ट एंड तक देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे गुड क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक नहीं करना है, योर आपकी मर्जी, बट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपको शेयर भी नहीं करना, आप छोड़ो, शेयर भी मत करो। एटलीस्ट आप सब्सक्राइब करोगे तो कम से कम ये होगा कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो आपको मिल जाएंगे, आपको आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और लाइक कर देंगे तो वो अच्छा ही लगेगा मुझे। चलिए हम नेक्स्ट वंश देखते हैं और मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहती हूँ। तो हम तोमर वंश है नेक्स्ट हमारा। उसके बाद परमार वंश बनेगा। बचा हुआ है ये बता देती हूँ मैं, परमार वंश जो कि काफ़ी थोड़ा बड़ा है। फिर गर्दबिल वंश आएगा, एक नागवंश होगा, एक उच्चकल्प वंश होगा। ये 3 वंश के बाद हमारी ये वंश वाले प्रमुख राजवंश जो होते हैं ना वो सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। एंड ट्रस्ट में आप इतना करके जाओगे, मैं गारंटी लेती हूँ, ये मेंस के नोट्स हैं, आपका यहाँ से प्री में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको आपके वो क्वेश्चन सही होंगे जो अदर लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके गलत होंगे और आपके सही होंगे, क्योंकि बाकी बुक्स में मेंस के ऐसे डीपली कंटेंट नहीं दिया है। क्योंकि आपने अभी तक जितना भी कंटेंट देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आप एक बार देख के खुद जज कर सकते हो कि इसमें क्या दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए कुछ भी पूछेगा, राजधानी पूछेगा, जैसे अब मैं पढ़ाऊँगी इसको पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी कि क्या क्या पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये थोड़ा स्लो लगे ना तो आप 2x पे कर लेना। तोमर वंश देखते हैं। तोमर वंश का समय कब था तो 1400 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी तक था। ठीक है। इनका क्षेत्र क्या था तो इनका क्षेत्र था उत्तरी मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसमें भिंड, मुरैना और ग्वालियर आती हैं। तोमर यहीं पे थे। इनकी राजधानी क्या थी तो इनकी राजधानी ग्वालियर थी। इनके संस्थापक कौन थे तो वीर सिंह देव थे इनके संस्थापक, ये याद रखिएगा। और मूल निवास क्या था तो अब्बाह तहसील एसाह गांव मुरैना में। क्योंकि देखिए एक बार ऐसा पूछा हुआ है कि कौन सा राजा, कोई तो कोई तो वंश पूछा था और ये पूछा था कि ये वंश बेसिकली कहाँ के मूल निवास इनका कहाँ का, हाँ चंदेल वंश का पूछा था, शायद चंदेल वंश ही है कि इनका मूल निवास कहाँ का है। तो उनका चंदेल वंश का मनियागढ़ छतरपुर में इनका मूल निवास है। तो हमें ना इनके मूल निवास को भी याद करके रखना है, क्योंकि वो कभी भी पूछ सकता है, जैसे नाम दे सकता है कि ऐसा गांव मुरैना में कौन सा वंश निवास करता था, किस वंश का मूल निवास है। तो हमें याद होना चाहिए तोमर वंश का। संस्थापक तो हमें याद ही होना चाहिए, वीर सिंह देव है। उनकी राजधानी ग्वालियर। क्या पता कभी भी क्रोनोलॉजी लगा दे, राजवंशों की राजधानियों की क्रोनोलॉजी की, या फिर सही जोड़ी मिलाने के लिए दे दें। चलिए देखते हैं इनके राजवंश। इनके राजवंश क्या है, ये अपने आप को चंद्रवंशी कहते थे, पांडुवंशी कहते थे और राजा परीक्षित का वंशज कहते थे। तो कोई भी वंशज होता है, कोई भी वंश होता है, वो अपने आप को उस उच्च वंश से जोड़ना चाहता है जिससे उसकी समाज में पहचान मिले, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले कि हाँ ये इस वंश से, दैवीयकरण जिसको बोलते हैं करना,
इसीलिए देखिए वो पांडुवंशी कह रहे हैं अपने आप को, चंद्रवंशी कह रहे हैं कि चंद्रमा के वंशज हैं, पांडवों के वंशज हैं, और राजा परीक्षित का वंशज मानते हैं। तो ये हो गया हमारा। जानकारी के स्रोत देख लेते हैं हम। जानकारी के स्रोत क्या है, इनका साहित्य है। साहित्य से हमें कौन कौन से साहित्य हैं जिनसे हमें तोमर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो गोपालचंद आख्यान है, ठीक है, खड़ग राय की, ठीक है, इनकी बुक है जहाँ से हमें ये पता चल रहा तोमर वंश के बारे में। ग्वालियर नामा, जिसके तारीख है नामा भी कहते हैं, जलाल हिसारी की है। कुलियात ए ग्वालियरी फजल अली की है, ठीक है। मृगनयनी वृंदा ताल वर्मा की है, वृंदा लाल वर्मा की है, ठीक है, लाल है, ताल नहीं है। वृंदालाल वर्मा की है। कुलियात ए ग्वालियरी फजल अली की है। ग्वालियर नामा, तारीख ग्वालियर नामा जलाल हिसारी की है। गोपांचल आख्यान खड़गराव की है। देखिए यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कुलियात ए ग्वालियरी फजल अली की पुस्तक है, इसमें किस तोमर वंश की किस वंश की चर्चा की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि तोमर वंश की चर्चा की गई है। ऐसे प्री में क्वेश्चन बनते हैं यार, फिर वो हमें बन नहीं रहे होते कि हाई कहाँ से पूछ दिया, यहीं से पूछता है। अभिलेख देख लेते हैं। एक गंगोला ताल अभिलेख है ग्वालियर में, ठीक है। पेहवा अभिलेख है हरियाणा में, गंग तोमर का, ठीक है। रोहितासगढ़ अभिलेख है बिहार में। मारी माता या फिर मरी माता ऐसे भी लिख सकते हैं, मरी माता अभिलेख है ग्वालियर में। तब ये अभिलेख ही पूछ लिया कि रोहितासगढ़ अभिलेख कहाँ है, तो आपको हमें पता होना चाहिए बिहार में है, ठीक है, बट ये एमपी के तोमरों से जुड़ा हुआ है। मरी माता अभिलेख कहाँ है, तो ग्वालियर में। गंगो ताल अभिलेख कहाँ है, ग्वालियर में। पहरावा अभिलेख कहाँ है, हरियाणा। गंग तोमर जो राजा था उनका था। प्रमुख, अब इनके राजा देख लेते हैं। प्रमुख राजा कौन है, वीर सिंह देव, ठीक है, इनको संस्थापक ही माना जाता है, ठीक है। दिल्ली के जो सुल्तान से ये ग्वालियर छीने और ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का उस टाइम पे लास्ट क्लास चल रहा था, फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। और ओके, इसके बाद में ये फिरोज शाह तुगलक के सामंत थे, बन गए। फिर तुगलक नसीरुद्दीन मोहम्मद को पराजित कर तुगलक को से स्वतंत्र करा लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें पहले एक कहानी ये बना दिया है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से ग्वालियर सेना और ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना, क्योंकि ये कौन है, संस्थापक है। लेकिन ये स्थापना करने से पहले ये फिरोज शाह तुगलक के सामंत थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आता है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद आता है, तुगलक शासक, जो कि कमज़ोर शासक होता है, जिसको ये हराते हैं और अपने आप को स्वतंत्र करते हैं। फिर जाके ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना करते हैं, क्योंकि ये खुद ही संस्थापक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट राजा, हाँ, इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये देख लीजिएगा। इनकी रचनाएं हैं दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ठीक, और समयावलोक। तो ये पूछ लिया कि मान लीजिए अब प्री में यही पूछ लिया कि दुर्गा भक्ति तरंगिणी किसकी रचना है, तो हमें याद होना चाहिए कि वीर सिंह देव की हैं। 2 रचनाएं हैं, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, समयावलोक, वीर सिंह देव की है, ठीक है। इनके दरबारी विद्वान कौन थे, तो दामोदर भट्ट थे, ठीक है, जिन्होंने संगीत दर्पण लिखा है। लक्ष्मीधर थे, धीमन सागर थे और कृष्ण थे। तो दामोदर भट्ट का याद रखिएगा कि इन्होंने संगीत दर्पण लिखा है, और लक्ष्मीधर और धीमन सागर और कृष्ण थे इनके दरबारी। अब नेक्स्ट राजा देखते हैं, जिनका नाम है उद्धरण देव, ठीक है। इनमें कुछ खास नहीं है, इनका है कि दरबारी कौन है, तो इनके दरबारी हैं बेनसूरी गंगाधर, ठीक है, बेनसूरी गंगाधर। इनका अभिलेख है गंगोताल अभिलेख के लेखक हैं, ठीक है। ये जो बेनसूरी गंगाधर हैं, ये जो गंगोताल अभिलेख था उसके लेखक हैं, ये याद रखिएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि उद्धरण देव जो थे वो पृथ्वी को अराजक, जो शक से मुक्त कराने वाला है, ऐसा अभिलेख में, ये गंगातोल अभिलेख में ऐसा लिखा है कि जो उद्धरण देव थे उन्होंने पृथ्वी को जो शक थे तुर्क से मुक्त कराने वाला, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो बेनसूरी गंगातोल अभिलेख का लेखक कौन है, तो बेनसूरी गंगाधर है, सॉरी थोड़ा इधर उधर हो जाए तो। अब नेक्स्ट राजा देखते हैं विमरदेव, ठीक है। विमरदेव, इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के सैयद सुल्तान खिज्र खान ने आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। वीरम देव जो थे, ठीक है, इनके टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारा खिज्र खाजा सैयद सुल्तान, उसने
सैयद सुल्तान को ही खिज्र खां भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने आक्रमण किया जो कि असफल रहा। उसके बाद मालवा सुल्तान जो होशंग शाह गौरी थे वो आक्रमण किए, जिसे वीरमदेव असफल किए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा हुआ कि जब दिल्ली वाले खिज्र खां आक्रमण करते हैं तो वो उनके आक्रमण को असफल कर देते, किंतु जब मालवा के होशंग शाह गौरी आक्रमण करते हैं तो वो आक्रमण में तो होशंग शाह गौरी को असफल कर देते हैं, लेकिन उस युद्ध के दौरान उनको वीरगति प्राप्त होती है। नेक्स्ट इनके दरबारी देख लेते हैं। इनके दरबारी कौन है? तो नए चंद सूरी हैं, ठीक है। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, हम्मीर महाकाव्य और रंभा मंजरी। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है। नए चंद सूरी, उन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, हम्मीर महाकाव्य और रंभा मंजरी, ठीक है। पद्मनाभ हैं, यशोधर चरित्र लिखा है इन्होंने। पद्मनाभ ने यशोधर चरित्र लिखा है और अमरचंद ने तत्व दीपिका लिखा है। अमरचंद ने तत्व दीपिका लिखा है, पद्मनाभ ने यशोधर चरित्र लिखा है, नए चंद सूर्य ने हम्मीर महाकाव्य और रंभा मंजरी लिखा है, ठीक। अब नेक्स्ट राजा देख लेते हैं। डुगरेंद्र सिंह या फिर डूंगर सिंह कहते हैं इनको। डूंगर सिंह हम याद रखते हैं, या फिर डुगरेंद्र सिंह, ठीक है। इनका आक्रमण क्या था कि तारीख ए मुबारक साहिब के अनुसार, जो इनके लेखक हैं, तारीख ए मुबारक साहिब के लेखक कौन है? तो याहिया अहमद बिन सरहिंदी, ठीक है, ये इसके लेखक हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि दिल्ली के सैयद शासक मुबारक शाह ने आक्रमण किया, जिसे डूरंग शाह ने असफल कर दिया था। तो हमें ये याद रखोगे कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि डूरंग शाह मुबारक शाह से उनके आक्रमण को असफल करते हैं, मुबारक शाह के आक्रमण को असफल करते हैं डूरंग से। ये कहाँ से मिलता है हमें? तो तारीख मुबारक शाही में मिलता है। तारीख मुबारक शाही किसकी पुस्तक है? तो याहिया अहमद बिन सरहिंदी की, ठीक है। इन्होंने 2 आक्रमण असफल किए। एक तो मालवा के गौरी शंकर थे, सॉरी गौरी शंकर नहीं, होशंग शाह गौरी था, उसका 2 आक्रमण इन्होंने असफल किया, ठीक है। कौन असफल किया? तो डूरंग सिंह ने असफल किया। इसमें शायद इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी छोटा सा ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी, क्योंकि इनके राजाओं के काम कुछ कम है। कश्मीर शासक जो था वो डूरंग देव का कश्मीर शासक कौन था? अब ये याद देख लेते हैं। तो जैनुल अबरीन इनके अच्छे मित्र थे। ये कौन थे? ये कश्मीर के शासक थे। ये अच्छे मित्र किसके थे? तो डूरंग के अच्छे मित्र थे। तो डूरंग ने इनको 2 पुस्तकें उपहार दी थी। वो 2 पुस्तकें कौन है? तो एक संगीत शिरोमणि है और एक संगीत चूड़ामणि है। तो ये याद रखिएगा कि संगीत चूड़ामणि और संगीत शिरोमणि किसको उपहार दिया गया है? तो जैनुल आबरीन को उपहार दिया गया है। किसने दिया है? तो डूरंग देव ने दिया है। डूरंग देव ही है ना, डूरंग सिंह है, सॉरी डूरंग सिंह ने दिया है, देव नहीं है, सिंह है वो, ठीक। ग्वालियर दुर्ग की प्रसिद्ध जैन मूर्ति के निर्माता भी डूरंग देव है, डूरंग सिंह है, देव मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है। ग्वालियर दुर्ग जो प्रसिद्ध जैन मूर्ति है उसके निर्माता भी डूरंग सिंह है। अब कीर्ति सिंह को देख लेते हैं। कीर्ति सिंह थोड़े इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्कर के हिसाब से कीर्ति सिंह इम्पॉर्टेंट है। कीर्ति सिंह के टाइम पे क्या होता है कि बहलोल लोदी का आक्रमण होता है, ठीक है। अब यही आपका प्री में क्वेश्चन पूछ लिया कि बहलोल लोदी किस राजा के समय बहलोल लोदी ने आक्रमण किया था? तो कीर्ति सिंह थे, ठीक है। और उन्हीं के टाइम पे जैनपुर का जो सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी था उससे भी लड़ाई होती है। तो उससे लड़ाई उनके पुत्र बादल सिंह करते हैं, जो कि हुसैन शाह सरकी को तो पराजित करते हैं लेकिन वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो बहलोल लोदी के टाइम पे आक्रमण कीर्ति सिंह के टाइम पे आक्रमण कौन कर रहा है? तो बहलोल लोदी। और उन्हीं के टाइम पे जैनपुर के सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी से लड़ाई होती है, पर उस लड़ाई में उनके पुत्र बादल सिंह लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें वो हुसैन शाह सरकी को पराजित करते हैं और खुद ही वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद इनके निर्माण कार्य में देख लिया जाए तो इन्होंने क्या किया कि अब बादल सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने उनकी याद में बादलगढ़ पौर, जिसे दरवाज़ा भी कहते हैं, ग्वालियर में बना दिया, जिसे बादल सिंह की याद में बनाया गया है। तो बादलपौर दरवाज़ा ग्वालियर में है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट राजा हैं कल्याणमल।
ठीक है, इनका कुछ खास काम नहीं है। इनकी रचना है एक सुलैम चरित्र, ये याद रखिएगा। कल्याणमल की रचना कौन है? सुमैल चरित्र। इनके दरबारी कौन है? तो नारायण दास, जिनकी एक पुस्तक है छिताई चरित्र। नारायण दास की पुस्तक छिताई चरित्र है। इनकी रचना कौन है? कल्याणमल की कौन रचना है? तो सुमैल चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिंह तोमर। ठीक, मानसिंह तोमर हमें पता है, हमने बहुत सुना है मानसिंह तोमर के बारे में। मानसिंह तोमर क्या है कि जो इस वंश है, तोमर वंश है, उसके महानतम शासक हैं। ठीक है, उनके टाइम पे बेसिकली दो आक्रमण को हमें याद रखना है। एक है बहलोल लोदी, ठीक है, और दूसरा है सिकंदर लोदी। तो जब बहलोल लोदी आए थे और मानसिंह तोमर, दोनों के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ। तो अब बहलोल लोदी भी हार नहीं माने थे और मानसिंह तोमर भी हार नहीं माने थे। फिर मानसिंह तोमर ने बोला कि हम आपको 84 लाख टका दे रहे हैं ताकि आप मान जाए, और उसके बाद हम आपकी अधीनता, मतलब आपको टैक्स देना भी स्वीकार कर लेंगे। तो बहलोल लोदी को उन्होंने 84 लाख टका दिया और उसके बाद समझौता हो गया और ये फिर ग्वालियर पे राज कर रहे थे। उसके बाद में सिकंदर लोदी आता है जो इन पे आक्रमण करता है, बट इसको ये असफल कर देते हैं। ठीक है, इब्राहिम लोदी को उतना याद मत रखिएगा क्योंकि ये भी आते हैं बट ये भी असफल होते हैं। मैंने बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी, तो बहलोल लोदी को उन्होंने 84 लाख वो दिया और टका दिया कि भाई आप जाओ अब उधर, हम आपको टैक्स भी दे देंगे, बट अब आप हमें हमारा ग्वालियर दे दो। उसके बाद सिकंदर लोदी आते तो उनको यह सफल कर देते हैं। उनकी पत्नी थी निमी का ही नाम है मृगनयनी। ठीक है, जिसे गुजरी रानी भी कहते हैं। इनकी किसी पत्नी है मृगनयनी, तो मानसिंह तोमर की पत्नी कौन है? मृगनयनी है, जिसको गुजरी रानी भी कहते हैं। ठीक, अब इनके लिए इन्होंने क्या करवाया कि इनके लिए इन्होंने गुजरी महल बनवाया और मान महल और मान मंदिर दोनों एक ही है, मान मंदिर और मान महल। ठीक है, और गुजरी महल किसको बनवाया? तो मृगनयनी की याद में गुजरी महल बनवाया। नेक्स्ट राजा देख लेते हैं। अब मानसिंह तोमर के दरबारी कौन थे उनको देख लेते हैं। तो मानसिंह तोमर के दरबार में कौन रहता था? तो हरिदास। ठीक है, हरिदास वही व्यक्ति हैं जो तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि तानसेन और बैजू बावरा की मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। तानसेन जो जी थे ना, तो तानसेन जो बैजू बावरा के पिताजी थे वो भी एक संगीतकार थे और तानसेन भी संगीतकार थे। तो तानसेन और बैजू बावरा के पिताजी के बीच में संगीत का वो जो कंपटीशन होता है ना, संगीत का कंपटीशन हुआ, उसमें बैजू बावरा के पिताजी हार गए। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो हार जाता था उसको फांसी, मतलब ऐसे डेथ करना होता था, उसको मरना होता था। तो तानसेन जीत गए, उनके पिताजी मर गए। तो इस वजह से इन्होंने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए इन्होंने संगीत सीखा। इन्होंने भी उसी गुरु से संगीत सीखा जहाँ से तानसेन सीख रहे थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्टोरी। बैजू बावरा की एक रचना है जिसको गुजरी हांडी कहते हैं। ठीक है, इनका बख्शू भी एक संगीतकार है। इनके रागों का संकलन शाहजहां ने राग ए हिंदी में करवाया। तो बख्शू को याद रखिएगा, किसके दरबार में रह रहा है? तो मानसिंह तोमर के दरबार में रह रहा है। इसके राग इतने फेमस थे कि जब शाहजहां आता है तो इनके रागों का संकलन, जितने भी सारे इधर उधर बिखरे हुए राग थे उनको इकट्ठा करता है और राग ए हिंदी लिखवाता है। तो ये याद रखिएगा, यही पूछ लेगा कि राग ए हिंदी किस शासक ने संकलन करवाया था? तो शाहजहां ने संकलन करवाया था। और आगे जो बख्शू इसके वो थे, संगीतकार थे। उसके बाद देख लिया मानसिंह तोमर के बाद हम विक्रमजीत देख लेते हैं। तो इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, और फिर जब इनको अधीन कर लिया तो इनकी मित्रता हो गई। तो मित्रता हुई जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो इसमें जो विक्रमजीत थे उन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। उसके बाद बाबर आके फिर विक्रमजीत को मार देता है। मतलब यहाँ पे तो खैर वैसे दोनों ही हार जाते हैं, इब्राहिम लोदी भी हार जाता है, विक्रमजीत भी हार जाता है। फिर जब बाबर आता है तो बाबर सोचता है कि कौन सा राजा था जिसने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था? तो ग्वालियर। तो फिर बाबर ग्वालियर को भी इकट्ठा अपने उसमें कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, तोमरों का सर्वनाश कर देता है। तो ये याद रखिएगा कि विक्रमजीत, इब्राहिम लोदी ने उनको पराजित किया था, उसके बाद इनकी मित्रता हो गई थी।
और प्रथम युद्ध में इन्होंने अब प्रथम युद्ध याद रख लीजिएगा कि कब प्रथम युद्ध हुआ है, 1526, क्योंकि कभी कभी ये फैक्ट ही पूछ लेता है यार, हमें याद होता है बट हम रिवाइज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो बाबर और इब्राहिम के बीच में होता है। इब्राहिम की सहायता विक्रमजीत कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट शासक हैं, ठीक। फिर राम सिंह तोमर आते हैं, बाबर से भाग के, मतलब राम सिंह जब बाबर को पता चलता है, बाबर पता करता है कि कौन इब्राहिम लोदी की सहायता किया था, तो लोग बताते हैं कि विक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी का सहायता किया था। तो बाबर जाते हैं, फिर तो जो तोमर वंश होता है उसको नाश करते हैं, ग्वालियर को अपने अधीन करते हैं। फिर वहाँ पे जो राम सिंह तोमर होते हैं वो अपनी जान बचा के भागते हैं मेवाड़, वहाँ के राणा उदय सिंह के पास, ठीक है, क्योंकि राणा उदय सिंह जो मेवाड़ था वो कहीं ना कहीं बाबर के अगेंस्ट था, तो इसलिए वो मेवाड़ चले आते हैं राणा उदय सिंह के पास, वहीं पे अपना रह के जीवन यापन करते हैं। यहाँ से ये तोमर वंश के अंतिम शासक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी शासक नहीं हुए। तो ये हमारा तोमर वंश हो गया। तो इसमें यही चीज़ आपको, जैसे ये बुक हो गया, दरबारी हो गए, ये शाहजहाँ ने सरहिंदी रागे हिंदी लिखवाया, ठीक है, उसका संकलन करवाया बख्शू का। ये ऐसे ही, अब जैसे संगीत शिरोमणि हो गई, संगीत चूड़ामणि हो गई, तो किसे पुस्तक ये दी गई थी, तो जैनुल आब्रीन, जो कि कश्मीर के शासक थे, जिन्हें वो हम लोग कहते हैं ना अकबर, कश्मीर का अकबर जिन्हें कहा जाता है। तो ये वही हैं जिनको जो हमारे डूरंग सिंह होते हैं वो उनको 2 पुस्तकें भेंट करते हैं। तो ये सब ही है जो प्री में आता है, पता है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स आते हैं जो कि मैक्सिमम, अब चाहे परीक्षा दाम उठा के देख लो, अब चाहे जो उठा के देख लो, आपको उसमें नहीं मिलेगा, इतना डीपली वो देते ही नहीं है। फिर जब डीप क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है कि यार हमने तो पढ़ाई की थी बट हमने कहाँ कमी की थी। एक्चुअली हमने कमी नहीं की थी, हमने जो बोलते हैं ना आप मेंस पढ़ के जाओ, तो कुछ टॉपिक्स तो जो प्री वाले होते हैं ना वो मेंस में हमें कवर कर लेना चाहिए। जैसे ये हो जाएगा, जैसे राजवंश ख़त्म होगा उसके बाद में जो ये हमारी रियासतें हैं ना, मैं वो करवा दूँगी कि रियासतों से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे मुझे वो मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ यार, कोई एक ऐड हुआ है जिसको मुझे अच्छा पढ़ाना है, जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर हैं। देखिए मैं अपनी वीडियो डेली ला रही हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी मैं कोई स्किप नहीं कर रही हूँ कि नहीं मैं छोड़ दिया फिर मैं डाल दिया, नहीं, मैं रेगुलर हूँ इस चीज़ के साथ कि मुझे नहीं, मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको दूँ, ताकि वो अपना कुछ अच्छा कर सके। अगर उनको कुछ अच्छा लग रहा है, वो अगर यहाँ पे टिके हैं, वो अपना अगर टाइम दे रहे हैं, तो जेन्युइन सा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनके लिए करूँ। सो मैं कर रही हूँ। और आप कुछ नहीं करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।